हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल आरजे स्टडीज़। हमने प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 आपके लिए स्टार्ट कर दिया था। और लेक्चर 1 के अंदर हमने सेक्शन 1 और बेसिक इंट्रोडक्शन डील किया था, जिसमें कुछ हाइलाइट्स मैंने आपको बताई थी और उससे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की डिटेलिंग की थी, राइट। और आज का जो लेक्चर है वो सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम डेफिनेशंस देखेंगे विच आर मेंशन्ड इन सेक्शन 2 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइक डोमेस्टिक रिलेशनशिप की डेफिनेशन, अग्रीव्ड पर्सन की डेफिनेशन और मैजिस्ट्रेट की डेफिनेशन, शेयर्ड हाउस होल्ड की डेफिनेशन। ये कुछ डेफिनेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। 2A के अंदर आपकी एग्रीव्ड पर्सन की डेफिनेशन मेंशन्ड है। एग्रीव्ड पर्सन वो पर्सन होता है जिसने डोमेस्टिक वायलेंस की जो रिपोर्ट है वो करी है, यानी विक्टिम जो है डोमेस्टिक वायलेंस की वो एग्रीव पर्सन के अंदर आएगी। तो एग्रीव पर्सन मीन्स एनी वुमन हु इज और हैज बीन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द रिस्पोंडेंट एंड हु एलिजेस टू हैव बीन सब्जेक्टेड टू एनी एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बाय द रिस्पोंडेंट। एग्रीव पर्सन वो है, एक वुमेन है एग्रीव पर्सन जो कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रही थी एक रेस्पोंडेंट के साथ, यानी उसके हस्बैंड के साथ, एंड उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया है उसके हस्बैंड ने, ठीक है। तो उसे हम एग्रीव पर्सन कंसिडर करेंगे। 2B के अंदर चाइल्ड की डेफिनेशन है। चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड इंक्लूड्स एनी अडॉप्टेड स्टेप और फॉस्टर चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब जो भी पर्सन है उसकी एज 18 साल से कम है, यानी 18 ईयर्स से कम है उसकी एज, और इसमें अडॉप्टेड स्टेप और फॉस्टर चाइल्ड मेंशन्ड है। ये जो तीनों चाइल्ड है इनका रेफरेंस आपको जेजे एक्ट में भी मिलता है, ठीक है। 2C के अंदर कंपनसेशन ऑर्डर की डेफिनेशन मेंशन्ड है। कंपनसेशन ऑर्डर मीन्स एन ऑर्डर ग्रांटेड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 22। कंपनसेशन ऑर्डर वो ऑर्डर होता है जो कि सेक्शन 22 के अंदर मेंशन्ड है। जब हम फर्दर डील करेंगे तब मैं आपको कंपनसेशन ऑर्डर सेक्शन 22 के अंदर डिटेल करूंगी, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी अगर कोई क्वेश्चन आता है लाइक डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेजिडेंस ऑर्डर, कस्टडी ऑर्डर, ये सारे इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको 2C के अंदर पहले कंपनसेशन ऑर्डर बताएं कि 2C के अंदर कंपनसेशन ऑर्डर की डेफिनेशन मेंशन्ड है, देन आप सेक्शन 22 को एक्सप्लेन करें। सिमिलरली जैसे मैंने प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट जब आपसे डील किया था तब हमने प्रोबेशन ऑफिसर्स की डेफिनेशन के लिए बताया था। तो 2B के अंदर पहले हमने प्रोबेशन ऑफिसर की डेफिनेशन देखी थी, एंड देन हमने सेक्शन 13 एंड 14 के अंदर हमने प्रोबेशन ऑफिसर के बारे में बताया था एंड उनकी ड्यूटीज़ बताई थी। आपको यहाँ पर भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी सिमिलर आपको यही करना है, ठीक है। 2D के अंदर कस्टडी ऑर्डर मेंशन्ड है। कस्टडी ऑर्डर मीन्स एन ऑर्डर ग्रांटेड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 21। कस्टडी ऑर्डर सेक्शन 21 के अंदर मेंशन्ड है। 2E के अंदर डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट मेंशन्ड है। इट मीन्स अ रिपोर्ट विच इज मेड इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म ऑन रिसिप्ट ऑफ अ कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस फ्रॉम एन एग्रीव्ड पर्सन। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जो एक प्रेस्क्राइब फॉर्म में मतलब प्रेस्क्राइब करी गई है, और इसके अंदर एक कंप्लेंट मेंशन हुई है डोमेस्टिक वायलेंस की। किससे, किसके द्वारा और किससे मिली है वो कंप्लेंट? अग्रीव्ड पर्सन, यानी जो विक्टिम है वो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट फाइल करवा दी कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। गॉट इट। 2F के अंदर डोमेस्टिक रिलेशनशिप मेंशन्ड है। ये इस एक्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। 2F के अंदर डोमेस्टिक रिलेशनशिप मीन्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन्स who live or have at any point of time lived together in a shared household। दो लोग एक साथ रह रहे हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इन अ शेयर्ड हाउसहोल्ड, और वो किस तरीके से रिलेटेड है? व्हेन दे आर रिलेटेड बाय consanguinity, मैरिज, और थ्रू अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। दे आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय consanguinity, मैरिज, और थ्रू अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज का मतलब क्या है? यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। अडॉप्शन और आर फैमिली मेंबर्स लिविंग टुगेदर एज अ जॉइंट फैमिली, या फिर अडॉप्शन के थ्रू रह रहे हैं या फिर जॉइंट फैमिली के मेंबर्स हैं, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। 2G के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन मेंशन्ड है जो कि सेक्शन 3 के अंदर है।
हैज़ द सेम मीनिंग एज असाइन टू इट इन सेक्शन 3। सेक्शन 3 का जो डेफिनेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस की जो डेफिनेशन है बेसिकली आपके वर्बल अब्यूज़, इकोनॉमिक अब्यूज़, सोशल अब्यूज़, इन सबको इंक्लूड करते हुए वो डेफिनेशन सेक्शन 3 की आपको बताती है कि ये सब क्या होते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसकी डिटेलिंग करेंगे। 2H के अंदर आपकी डाउरी की डेफिनेशन है, डाउरी शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइंड टू इट इन सेक्शन 2 ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। बेसिकली आपको डाउरी की डेफिनेशन डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 से लेनी है। डाउरी के अंदर जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में जो डेफिनेशन मेंशन्ड है वो ये कहती है कि जो डाउरी है बिफोर मैरिज, एट द टाइम ऑफ द मैरिज और आफ्टर मैरिज ले सकता है कोई भी पर्सन शादी के टाइम पे। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें हैं कि शादी से पहले ले लो, शादी पर ले लो या शादी के बाद ले सकते हो। इन सबको डाउरी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। 2I के अंदर मैजिस्ट्रेट की डेफिनेशन मेंशन्ड है। मैजिस्ट्रेट मीन्स द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और एज द केस में बी द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 in the area where the aggrieved person resides temporarily or otherwise, or the respondent resides or the domestic violence is alleged to have taken place. Basically 2I के अंदर मैजिस्ट्रेट कौन सा मैजिस्ट्रेट है, JM1 है और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है। जब आप CRPC पढ़ते हैं तब आप ये जानते हैं सेक्शन 6 से लेकर 25A तक के जो सेक्शंस हैं उसमें आपके क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स मेंशन्ड है। वहाँ पर आपको सारे मतलब जितने भी मैजिस्ट्रेट्स हैं उनका बताया कि किस किस की पावर सिमिलर है, तो JM1 की और MM की पावर सिमिलर होती है। प्लस आपको सेक्शन 29 के अंदर सेंटेंसेस विच अ मजिस्ट्रेट कैन पास, उसमें भी बताया गया है कि JM1 के पास कितनी पावर है, वो कितना सेंटेंस दे सकता है। ठीक है, तो आप CRPC से इसको लिंक करते हुए चलें। प्लस वो मैजिस्ट्रेट इसमें कवर होगा जिसके एरिया में अग्रीव्ड पर्सन फॉर टेम्परेरीली रिजाइड कर रहा है या फिर रेस्पोंडेंट रिजाइड कर रहा है और डोमेस्टिक वायलेंस इज एलिज्ड टू हैव टेकन प्लेस। ठीक है, ये भी चीज़ आपको 3 पॉइंट आपको ये ध्यान रखने हैं कि कौन सा एरिया का मैजिस्ट्रेट इसमें कवर होगा। JM1 और MM की पावर्स तो आएंगी ही जिनके जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस हुआ है। ठीक है, प्लस जहाँ पर एग्रीव्ड पर्सन रहता है टेम्परेरीली या फिर रिस्पोंडेंट रहता है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, उसको हम मैजिस्ट्रेट के पास, उस एरिया के मैजिस्ट्रेट के पास जो डोमेस्टिक वायलेंस का ऑफेंस है वो जाएगा। आई होप दिस डेफिनेशन इज क्लियर टू यू। 2J के अंदर मेडिकल फैसिलिटी की डेफिनेशन मेंशन्ड है। मेडिकल फैसिलिटी मीन्स सच फैसिलिटी as may be notified by the state government to be a medical facility for the purposes of this act. मेडिकल फैसिलिटी वो फैसिलिटी होगी जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, रिकॉग्नाइज कर रखा है इस एक्ट के पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए। 2K के अंदर मॉनेटरी रिलीफ की डेफिनेशन मेंशन्ड है। मॉनेटरी रिलीफ वो रिलीफ होगा मीन्स द कंपनसेशन विच द मैजिस्ट्रेट में ऑर्डर द रिस्पोंडेंट टू पे टू द अग्रीव्ड पर्सन। सेक्शन 20 जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का वो आपको मॉनेटरी रिलीफ के बारे में बताता है। मॉनेटरी रिलीफ बेसिकली कंपनसेशन है जो कि मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा रेस्पोंडेंट को यानी हस्बैंड को टू पे टू द अग्रीव्ड पर्सन यानी विक्टिम को जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ एन एप्लीकेशन सीकिंग एनी रिलीफ अंडर दिस एक्ट। और मॉनेटरी रिलीफ किसी भी स्टेज पे मांगा जा सकता है और मजिस्ट्रेट भी किसी भी स्टेज पर उसको ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, टू मीट द एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड द लॉसेस सफर्ड बाय द एग्रीव्ड पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस। और मॉनेटरी रिलीफ क्यों मांगा जा रहा है, ताकि जो भी अग्रीव्ड पर्सन है वो अपने एक्सपेंसेस और लॉसेस बियर कर सके, जो भी उस कॉस्ट की प्रोसीडिंग्स हुई है या फिर उसका रहने का खर्चा वगैरह वो सब वो मांग सकती है। 2L के अंदर नोटिफिकेशन की डेफिनेशन मेंशन्ड है। नोटिफिकेशन मीन्स अ नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट एंड द एक्सप्रेशन नोटिफाइड शैल बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंगली। नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई किया है। ठीक है, 2M के अंदर प्रेस्क्राइब्ड की डेफिनेशन है। प्रेस्क्राइब मीन्स प्रेस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। 2N मेंशन्स द डेफिनेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर।
प्रोटेक्शन ऑफिसर को हिंदी में साथिन भी बोलते हैं कि जैसे जो भी अग्रीव पर्सन है जब अपनी रिपोर्ट करेगी तो उसके लिए एक प्रोटेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा, साथिन को अपॉइंट किया जाएगा, जो उसको ये देखेगी कि उसे मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, उसे लीगल एड सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, ठीक है, उसे शेल्टर होम दिया जाए अगर उसके हस्बैंड ने उसको घर से निकाल दिया है तो, ठीक है। तो 2N मीन्स अ प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8। प्रोटेक्शन ऑफिसर वो प्रोटेक्शन ऑफिसर है जिसको सेक्शन 8 के सबसेक्शन 1 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। 2O के अंदर प्रोटेक्शन ऑर्डर है। प्रोटेक्शन ऑर्डर मीन्स एन ऑर्डर मेड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 18। सेक्शन 18 के अंदर प्रोटेक्शन ऑर्डर बताया गया है। फिर 2P के अंदर रेजिडेंस ऑर्डर है। रेजिडेंस ऑर्डर मीन्स एन ऑर्डर ग्रांटेड इन टर्म्स ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 19। सेक्शन 19 के सबसेक्शन 1 में रेजिडेंस ऑर्डर बताए गए हैं। 2Q के अंदर रिस्पोंडेंट कौन होगा? Respondent means any adult male person who is or has been in a domestic relationship with the aggrieved person and against whom the aggrieved person has sought any relief under this act. Respondent एक adult male person है, basically husband है victim का, who is or has been in a domestic relationship, जो उसके साथ domestic relationship में रह रहा था with the aggrieved person और जिसके अगेंस्ट aggrieved person ने relief मांगे हैं इस एक्ट के अंदर, राइट। एक प्रोविजो भी मेंशन्ड है इस डेफिनेशन के अंदर, दैट प्रोवाइडेड दैट एन एग्रीव्ड वाइफ और अ फीमेल लिविंग इन अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, ठीक है, नेचर ऑफ मैरिज यानी लिव इन रिलेशनशिप को भी हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। फीमेल लिविंग इन अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज में ऑल्सो फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट द रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड और द मेल पार्टनर। जो लिव इन रिलेशनशिप के अंदर जो विक्टिम है और एग्रीव पर्सन है वो भी अपने पार्टनर के अगेंस्ट या फिर उसके रिलेटिव्स के अगेंस्ट वो डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट कर सकती है। आई होप दिस डेफिनेशन इज क्लियर टू यू। 2R के अंदर सर्विस प्रोवाइडर की डेफिनेशन है। सर्विस प्रोवाइडर मीन्स एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10। 2S के अंदर शेयर्ड हाउस होल्ड की डेफिनेशन है। शेयर्ड हाउस होल्ड बेसिकली वो प्लेस है जॉइंटली या सिंगली जो अग्रीव्ड पर्सन है या फिर जो रिस्पोंडेंट है उन्होंने दोनों ने ओन कर रखी है या वो टीनेंट की तरह रह रहे हैं वहां पर, ठीक है, और जिसमें अपने राइट्स, टाइटल, इंटरेस्ट, इक्विटी सब शेयर कर रहे हैं। यानी एक घर जो होता है बेसिकली जहाँ पर एग्रीव पर्सन और जो रिस्पोंडेंट है वो दोनों एक साथ रह रहे हैं, एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रहे हैं, वो होता है एक शेयर्ड हाउस होल्ड। और यहाँ पर इसकी डिटेल किस तरीके से की गई है, इट मीन्स अ हाउस होल्ड वेयर द पर्सन अग्रीव्ड लिव्स और एट एनी स्टेज हैज लिव्ड इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप आइदर सिंगली और अलोंग विद द रिस्पोंडेंट, या तो वो अकेली रह रही थी या फिर रिस्पोंडेंट के साथ रह रही थी, एंड इंक्लूड्स सच अ हाउस होल्ड वेदर ओन्ड और टीनेंटेड, और वो हाउस होल्ड इंक्लूड होगा या तो उन्होंने खुद का खरीद रखा है या फिर टीनेंट की तरह रह रहे हैं किसी घर में, आइदर जॉइंटली बाय द अग्रीव पर्सन एंड द रिस्पोंडेंट, owned or tenanted by either of them in respect of which either the aggrieved person or the respondent or both jointly or singly have any right, title, interest or equity, and includes such a household which may belong to the joint family of which the respondent is a member, irrespective of whether the respondent or the aggrieved person has any right, title or interest in the shared household. यानी इसमें वो घर भी इंक्लूडेड होगा जो कि जॉइंट फैमिली का है जिसमें दोनों हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, प्लस उन्होंने मतलब जो दोनों पार्टी है, किसी एक पार्टी ने खरीदा हुआ है आइदर जॉइंटली और सिंगली, किसी ने भी खरीदा हुआ है वो घर, उसमें उनके राइट टाइटल्स डिटरमाइन हो रखे हैं, उसको एक शेयर्ड हाउस होल्ड बोला जाएगा। 2T के अंदर शेल्टर होम की डेफिनेशन है। शेल्टर होम मीन्स एनी शेल्टर होम एज मे बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट to be a shelter home for the purposes of this act. शेल्टर होम वो शेल्टर होम होंगे जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं इस एक्ट के पर्पस से। बेसिकली जब एक एग्रीव पर्सन को उसके घर से और शेयर्ड हाउस होल्ड से निकाल दिया जाएगा तो प्रोटेक्शन ऑफिसर की हेल्प से उसे शेल्टर होम में रखा जाएगा फॉर द टाइम बीइंग, जब तक प्रोसीडिंग्स चल रही हैं या फिर जब तक उसको जो रिस्पोंडेंट है घर में वापस एंट्री नहीं दे देते, ठीक है।
आई होप आज की डेफिनेशंस आपको क्लियर हो गई होंगी. इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और जो मैंने आपसे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट भी डिस्कस कर लिया है, तो आप उसकी वीडियोस भी देख सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर्स भी मेंशन्ड है मेरे चैनल पे. प्लस आपके मैंने सीपीसी के लेक्चर भी आपसे डिस्कस किए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं. एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें आप, और इस वीडियो को लाइक कर दें. थैंक यू सो मच फॉर टुडे.